हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के तीसरा चैप्टर। चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थ कोई पदार्थ हो सकता है, द्रव, ठोस, गैस। पृथक्करण मतलब अलग करना। ठीक है, पृथक्करण यानी अलग करना। तो हम आज पदार्थ को अलग कैसे करते हैं, किस किस विधि से करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्लास 6 के तीसरे चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में हम ये ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिन्हें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। आपने देखा होगा घर में जब चाय बनता है तो उसमें चीनी डाला जाता है, चाय पत्ती डाला जाता है, दूध डाला जाता है, पानी डाला जाता है। ठीक। लेकिन पीने के पहले चाय को छाना जाता है छलनी से, कि उसमें का जो चाय पत्ती का दाना है वो अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके साथ में पियेंगे तो खुरदुरा सा लगेगा, मतलब उसका स्वाद भी घट जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों का पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कदाचित आपने नमक, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया जाए होगा। समझे? जैसे गांव से होंगे तो आप देखते होंगे, जब फसल कटाई होती है तो फसल के साथ साथ उसका पुआल जो बोला जाता है, उसका पौधा भी होता है, यानी भूसा। तो जब उसे दवनी किया जाता है मशीन से तो गेहूं और भूसा एक साथ मिला रहता है, तो उसे हवा देकर उसका भूसा अनाज से अलग किया जाता है। यानी हवा से भूसा उसका उड़ के काफी दूर चला जाएगा और अनाज भारी होने के कारण वहीं गिर जाएगा। यानी पृथक यानी अलग किया जाए, दो मिले हुए चीज हो गए, एक भूसा और गेहूं, दोनों को अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। या आप और ही उपाय देख सकते हैं, जैसे दूध को मथ कर उसमें से मक्खन निकालना, दही को मथ मक्खन निकालना। ठीक। या आपने कभी ये भी देखा होगा कि जैसे कोई आप पोहा या भूजा या कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें नमक, तेल, मिर्च सब मिलाया हुआ हो, तो आप तीखा लगने के चलते सब्जी में ही तीखा लगने के चलते जो आपको मिर्च दिखाई देता है उसे आप सावधानी से अलग निकाल लेते हैं कि तीखा ना लगे। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आप आम, अमरूद भरे हैं और आपसे उन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है। तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? यानी मान लीजिए कोई टोकरी है, उसमें आम, अमरूद, केला, संतरा मिक्स करके रखा गया है और उसे बोला जाए कि इसे पृथक करो, तो क्या करोगे? कि आम को किसी एक बर्तन में रखोगे, केला को एक बर्तन में रखोगे, सेब को एक बर्तन में अलग अलग कर दोगे। वही पृथक्करण कहलाता है। तो ये तो हो गई बड़े लेवल पर। ठीक। बड़े लेवल यानी आपको आम दिख रहा है जिसे हम छू सकते हैं, मतलब छू क्या मतलब बड़ा है, उसे आप अलग एक 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 करके अलग कर सकते हैं। ठीक। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों, उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा हुआ कोई गिलास दिया जाए,
तो मिश्रण से रेत को कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। मैंने बोला ना, मान लीजिए वो तो बड़े बड़े चीज थे, बड़े बड़े फल थे, तो आपने अलग कर दिए। अगर आपको बोल दिया जाए रेत, बालू, ठीक, उसमें आपको नमक मिला दिया जाए और बोला जाए दोनों को अलग करो, कैसे करोगे? हम्म? आपको असंभव लगता होगा, बट दोनों को अलग किया जा सकता है। हम आगे जानेंगे कैसे। परंतु पहले यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। कहने का मतलब कि जब सबसे छोटा चीज है तो उसे हम क्या जरूरत है अलग करने की, क्यों अलग करने। चलिए क्रियाकलाप 1 पढ़ते हैं। सारणी 3.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रकरण दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंग को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अवस्थित हो गई है, सॉरी अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथककृत अवयव के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? चलिए पहले तालिका देख लेते हैं। सारणी 3.1 हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। प्रकरण पृथक्करण प्रकरण, चावल से पत्थरों को पृथक करना। दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। यानी चावल और कंकर जब मिला हो, गांव में अब या घर पे आपने देखा होगा कि माँ बहन या कोई भी खाना बनाने के पहले पहले चावल को देखते हैं कि इसमें कोई पत्थर वत्थर तो नहीं हो, फिर पत्थर को चुन कर बाहर फेंक देते हैं। यानी इसमें दो भिन्न हो गए, एक चावल एक पत्थर। परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना है, नहीं उपयोगी कौन है, चावल। पत्थर तो उपयोगी नहीं है। हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, यानी पत्थर को बाहर फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। अनुपयोगी अवयव को दूर करना, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। अब यहाँ तो आप कहिएगा कि दूध भी उपयोगी है, मक्खन भी उपयोगी है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब दूध को मंथन किया जाता है तो क्या होता है, उसका मक्खन हल्का होता है दूध के मुकाबले, तो क्या होता है वो ऊपर तैरने लगता है, तो हम उस मक्खन को बाहर निकाल देते हैं। फेंकने का मतलब उसे बाहर निकाल लेते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना, हानिकारक अवयवों को अथवा अशुद्धियों को दूर करना। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। यानी चाय की पत्ती, चाय पन्ने के बाद अलग करना, यानी दोनों अलग अलग चीज हो गए, चाय चाय पत्ती। तो हम दोनों अवयव का उपयोग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से निकाल कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उससे मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों का पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब कि दो मिश्रित पदार्थों को हम अलग कब क्यों करते हैं, जैसे उसमें कोई हानिकारक चीज है, जैसे पत्थर हो गया चावल में, ठीक, उसे हम अलग कर सकते हैं। या कभी दूध से मक्खन को अलग किया जाता है, यानी मक्खन को हम अलग उपयोग कर सकते हैं और दूध को अलग उपयोग कर सकते हैं। यानी एक ही चीज से हम दो चीज बनाकर अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। पृथक किए जाने के वाले पदार्थों के कणों के अमाप अमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों को तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में कोई भी हो सकती है। इसीलिए हम किसी पदार्थों को ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता है।
यानी पृथक करना कोई एक ही अवस्था में नहीं होगा, ठोस में ही नहीं मिलेगा, आपको तीनों अवस्था में मिलेगा, ठोस द्रव और गैस, किसी भी अवस्था में आपको मिल सकता है। ठीक है। पृथक्करण की विधियां। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलेंगे पृथक्करण कैसे, किन किन विधियों से किया जाता है। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे, जिनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलाप में किया होगा। हस्त चयन। हस्त मतलब हाथ, चयन मतलब चुनना। ठीक, हाथ से चुनना। ठीक है, इसमें दो शब्द हैं, हस्त और चयन। हाथ से चुनना। क्रियाकलाप टू, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज के शीट पर फैलाइए। आप क्या कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या इनमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण तथा अन्य खाद्य कणों हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को आप इससे पृथक कीजिए। हस्त, मैंने बोला ना, हस्त चयन मतलब हाथ से चुनना। अब अनाज आप लाइएगा तो उसमें भूसा, कंकर, पत्थर मिक्स होगा, तो आप क्या कीजिएगा, हाथ से एक एक करके दोनों को अलग कर सकते हैं, जिसे हम हस्त चयन कहते हैं। हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों, कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। चित्र 3.3। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती, ऐसे स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। कहने का मतलब, जो हस्त चयन होता है ये बड़े लेवल के लिए नहीं होता। जैसे आपके घर में कितना चावल बनेगा, 1 केजी, 1.5 केजी, ½ केजी, 100 ग्राम, 200 ग्राम, तो उसको चुनने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अनाज में ऐसा थोड़ी है कि 50% कंकर ही होंगे, नहीं, 2 से 3% होते हैं, तो आप सावधानी पूर्वक जल्द से जल्द उसे अलग कर सकते हैं। अब दूसरी विधि है थ्रेसिंग। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडी या सूखे पौधों के गट्ठर को देखे होंगे। थ्रेसिंग, गांव से अगर होंगे ना तो आपने थ्रेसर एक मशीन सुना होगा। थ्रेसर। ठीक, तो थ्रेसर क्या होता है, ट्रैक्टर के साथ जुड़ा रहता है, वो गेहूं को जो डंडल के साथ में उसकी पौधे के साथ रहता है, वो दोनों को अलग करता है। ठीक है, तो थ्रेसिंग के बारे में हम जानेंगे। थ्रेसिंग है क्या? ठीक है, पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे को की डंडी पर अनकन लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठर पर लगे अनकनों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अनकनों को सूखे पौधों से इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? अब मान लीजिए, तो छोटा लेवल, हाथ चेयर मतलब छोटा लेवल। अब मान लीजिए एक किसान अपने खेत से पूरा गेहूं का पौधा काटता है, कितने होंगे? अब एक पौधे में कम से कम ना भी तो 30-40 दाने होते हैं, वो एक एक दाने तो वो निकाल नहीं सकता। ठीक, तो वो क्या करता है, थ्रेसर मशीन द्वारा इस दोनों को अलग करते हैं। आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। ठीक, जैसे आम का साइज इतना बड़ा है, तो इसमें अगर हम गेहूं का साइज देखें तो एक डॉट के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे डॉट 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 सैकड़ों
मिलेंगे तब एक अन्न का दान आम के बराबर होंगे। ठीक है। तो अब सोच ली आम तो बड़े हैं, उसे आप हाथ से आराम से अलग कर सकते हैं, बट गेहूं का दाना इतना छोटा होता है कि आप हाथ से कभी कर नहीं सकते अलग। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्य कणों को इसकी डंडियों से पृथक किया जाता है। सूखे पौधों को डंडियों से अन्य कण अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। यानी जब अन्य कण जैसे गेहूं का पौधा और उसमें से गेहूं को अलग करने की प्रक्रिया, पृथक करने पृथक करने का प्रक्रम यानी प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्य कण को पृथक किया जाता है। चित्र 3.4। ठीक है। 3.4 जैसे देखिए, पीट कर या मशीन द्वारा थ्रेसिंग किया, जैसे धान के पौधे का आपने देखा होगा, अभी गांव में अधिकतर धान के पौधों को पीट कर ही धान अलग किया जाता है, उसे थ्रेसिंग ही कहा जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। हमारे थोड़ा बहुत है तो आप तो हाथ से पीट कर भी अलग कर सकते हैं। उससे थोड़ा ज़्यादा है तो पहले मशीन नहीं थी तो बैलों को उस पर चलाया जाता था, जिससे धान अलग और उसके डंडल अलग हो जाते थे। अब क्या हुआ, अब डिजिटल हो गया तो मशीन वर्क करने लगी, मशीन आ गई, तो मशीनों से घंटों का मिनटों में अब हो जाता है। ठीक। आगे हम मशीन भी देखेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्लेट तथा समाचार पत्रों के ऊपर रखे गए मिश्रणों को, सॉरी नीचे और है क्या, देख लेते हैं एक बार। हाँ। क्रियाकलाप 3, ये क्या है, निष्पावन। निष्पावन यानी पावन, कहाँ मतलब क्या होता है, पवन यानी हवा, हवा के द्वारा अलग करना। ठीक है। जैसे सूखे रेत अथवा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयव के कणों को के माप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इस अवयव को पृथक करने की करना संभव है? मान लीजिए मिट्टी का धूल हो गया और कोई अनाज लीजिए, मिक्स है, तो क्या आप इसे अलग कर सकते हैं चुनकर? नहीं ना। इसके लिए आपको अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है, क्या दोनों अव्यय रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अव्यय ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? देखिए, आप निष्पावन क्या है, जैसे कोई आप भूसा और अनाज ही ले लीजिए, छोड़िए, अब बड़े लेवल पे है, मान ली 1 किलो 2 किलो है तो आप अलग कर सकते हो। बड़े लेवल पर क्विंटल में हो, टन में हो, तो क्या करेंगे, उसे एक एक करके तो करेंगे तो महीनों लग जाएंगे। तो उसको क्या निष्पावन द्वारा किया जाता है, मतलब उसे कोई बर्तन में लेकर एक ऊंचे स्थान से, मतलब कंधे के ऊपर से गिराया जाता है हवा के
दिशा देखते हुए। हवा क्या करती है, अब इधर से मान लीजिए हवा बह रही है, ठीक है। अब ये अनाज और उसके धूल कण गिराए जा रहे हैं। अब हवा क्या करेगी, अनाज तो है भारी, ठीक, तो अनाज क्या होगी, हवा उसे उड़ा नहीं पाएगा, ठीक है, अनाज वहीं गिर जाएगी। बट उसके साथ जो धूल होंगे, खरपतवार होंगे, उसे क्या करेगी, हवा लेके आगे उड़ेगी, फिर आगे जाके गिरा देगी, ठीक है। मतलब जो यहाँ अनाज गिर गया, ठीक है, और उसकी थोड़ी दूरी पे सब खरपतवार गिर गए, यानी हवा क्या आई, इधर से बह के आई और खरपतवार उड़ाते हुए इधर छोड़ते हुए चली गई, ठीक है। अनाज को यहीं गिर गया। अब इसमें आपको आसानी हो गई ना, कि अनाज आपको यहीं मिल गया और खरपतवार भी अलग हो गए। किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है, यानी हवा द्वारा किसी मिश्रित पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। देखिए, जितना भी अभी प्रक्रिया में पढ़ा, उसके नाम से ही उसका जवाब छुपा है। निष्पावन यानी हवा, जिससे हवा द्वारा हम अलग करें। थ्रेशरिंग, जिससे हम थ्रेशिंग एंड पीट कर या मशीन द्वारा अलग करें। हस्तचयन, जिसे हम हाथों से करें, ठीक है। चित्र आपने समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट या ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे का पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। यानी निष्पावन में आप जो हल्की चीज है वो थोड़ी दूर पे जाके गिरेगी, हवा उसे थोड़ा दूर धकेलेगा, और भारी चीज होगी वहीं गिर जाएगी। यानी निष्पावन में हम हवा द्वारा दो पदार्थों को अलग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चालन। चालन मतलब चालना, ठीक। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, इसमें उपस्थित चोकर अथवा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इनके लिए हम चालनी छन्नी का उपयोग करते हैं, तथा इसके में तथा उसमें आटा डालते हैं। चित्र 3.6। अब देखिए, ये क्या है, चलनी, चालन। अब इसमें हम आटा भर दिए, ठीक है। अब इसे हम चालेंगे तो क्या होगा, चलनी में बहुत महीन छेद होते, बहुत छोटे छोटे पतले। आटा क्या होता है, एकदम पतला होता है। चोकर उसमें, यानी गेहूं का जो छिलका होता है वो थोड़ा मोटा होता है, और उसके अंदर के भाग एकदम पतले हो जाते हैं पीसने के बाद। तो चाल के हम क्या करते हैं, शुद्ध आटा को बाहर निकाल लेते हैं और चोकर इसी में रह जाता है। फिर हम इसे पशुओं को खिला देते हैं, या किसी पशु के लिए ही ज़्यादातर उपयोग होता है, ठीक है। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती है। पर आटे की मील से गेहूं को पीसने से पहले
पत्थरों अथवा भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। आप बड़े मिल पे जाइएगा ना, छोटे मिल में तो डायरेक्ट गेहूं डालते हैं, एक तरफ से आटा निकलता है और वही आप लेके, लेकिन बड़े मिलों में जाइएगा जहाँ आटा पैकिंग होती है, तो वहाँ पीसने के बाद एक चलनी लगी होती है तिरछी, वो हिलती रहती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ अगर आटा गिर रहा है तो एक चलनी ऐसी लगी होगी। ठीक है, इसमें आटा गिरता रहेगा और ये हिलती रहेगी, और फिर क्या होगा, जो महीन पतला आटा होगा वो इधर गिर जाएगा, और उसमें चोकर होगा वो इस साइड चला आएगा। ठीक है, तो वही कहा है, चालन द्वारा पत्थर, डंडे तथा भूसे को निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं तो दूर किया जाता है। आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को संभव निर्माण वाले स्थानों पर रेत के कंकड़ तथा पत्थर पृथक करते हुए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। समझ गए, चालन का मतलब जिससे हम चाल कर अलग करें, उसे हम चालन कहते हैं। ऐसा नहीं कि आटा में उपयोग होता है, बहुत जगह होता है। जैसे कहीं घर वर बनता है, सॉरी घर बनता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो वहाँ आपने देखा होगा चलनी होती है, और जो बालू उपयोग किया जाता है, रेता, उसमें मोटे दाने होते हैं। तो जब दीवार को जोड़ा जाता है, चुना जाता है, तो उसमें क्या होता है, मोटे कंकड़ अगर आ जाएंगे तो दीवार ईंट सही से नहीं बैठेगी, तो क्या जाता है, उसे चाला जाता है। एक तरफ से बालू गिरा के फिर मोटे कंकड़ इस साइड आ जाते हैं बाहर, और पतले दाने इधर गिर जाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक चालन विधि है। यानी चालन विधि से जिसको भी हम अलग करें, चालन विधि मतलब चलनी द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को चालन कहला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य क्रियाकलाप 4, कक्षा में चालनी, छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए, चालनी द्वारा आटे में शुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चालक चाक का पाउडर बनाइए तथा उसमें आटे के साथ मिलाइए, इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? ये तो गहरी बात हो गई। आपने आटा लाया और इसमें चाक, जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, उसे एकदम बारीक कीजिए और मिला दीजिए। अब दोनों को अलग कीजिए चाल कर। संभव है? नहीं ना। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनका अमापों में अंतर हो को पृथक करने से किया जाता है, पृथक करने में किया जाता है। यानी चालन विधि का वहां उपयोग कर सकते हैं जिसमें दो पदार्थ ऐसे हैं जिसका मापन, यानी कोई छोटा या बड़ा, मापन, मापना, आकार आकार में दोनों में भिन्नता हो, तभी ये वर्क करेगा। नहीं तो अगर दोनों बराबर हैं तो कभी नहीं हो सकता। चलिए, उसको भी अलग किया है, लेकिन उसकी अलग विधि है, हम आगे पढ़ेंगे। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंद निस्यंदन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्त चयन द्वारा पृथक करने का संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण को हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पृथक करें? मान लीजिए चावल में दाने कंकर हो, मोटे हो, तो उसे तो आप अलग कर सकते हो, लेकिन उसमें धूल हो तो उसे कैसे अलग करोगे? धूल तो उसमें चिपका रहेगा। तो वही आगे हम पढ़ेंगे। प्रायः पकाने से पहले चाहते हैं दाल को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उस पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाती है, अशुद्धियां जल में चली जाती हैं तथा अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों, क्या आपने देखा है? आपने देखा होगा घर में चावल पकाने से पहले कितना भी साफ कर लो, एक बार धोया जरूर जाता है। यानी चावल को या गेहूं को पिसवाने से पहले एक बार जरूर धोया जाता है, क्योंकि उसके दानों में धूल कण चिपके होते हैं, उससे हम आसानी से अलग नहीं कर सकते।
ठीक है। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिरा दीजिए। ठीक है। आप गेहूं साफ सुथरा लीजिए। ठीक है। और उसे धोइए, या चावल को धोइए। फिर चावल को हाथ से निकाल लीजिए, पानी को बर्तन में रहने दीजिए, थोड़ा देर छोड़ दीजिए। फिर उसको क्या कीजिए कि पानी को धीरे धीरे बाहर गिराइए। आप क्या देखेंगे, उसकी तली में गंदगी बैठी रहती है। समझे। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव को नीचे तली में बैठ जाने के प्रकरण को अवसादन कहते हैं। समझे कि जो पानी में डूब जाए, ठीक है, जो पदार्थ है उसको आपने पानी में डाला, और जो पानी में डूब जाए, और इस पानी के डूबोने के कारण दो पदार्थ अलग होते हैं, एक पदार्थ हल्का होता है, भारी होता है, भारी डूब जाए और हल्का ऊपर है, और उसे हम छान लें, इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादन में क्या होता है, पानी का प्रयोग होता है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। मतलब आपने पानी में गेहूं को धोया, गेहूं आपने छान लिया, पानी में क्या रह गया, मिट्टी। अब उसे अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए, अवसादन प्रक्रिया में आपने एक पदार्थ तो बाहर कर दिया, अब उसमें क्या रह गया, मिट्टी मिला होगा, नहीं उसे अवसादित मिश्रण कहेंगे। मिट्टी और पानी मिलाएंगे अवसादित मिश्रण। अब बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ऐसे नहीं समझ रहा ना, आइए मैं फिगर से समझा करता हूँ। देखिए, मिट्टी एवं जल का मिश्रण, इसमें मिट्टी और जल मिश्रित है। ठीक, अब इसको क्या करना है कि थोड़ा देर छोड़ दीजिए, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। अब दूसरे बर्तन में आप पानी को, अघुलित पदार्थ यानी मिट्टी नीचे रह गया, ठीक, और पानी ऊपर ऊपर इसमें आ गया। ठीक है। तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, मिट्टी इसमें रह जा रहा है, पानी बाहर निकाल दे रहा है, यानी दोनों अलग हो जा रहे हैं, मिट्टी और पानी। इसको क्या कहा जाएगा, यानी किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना। यानी जब नीचे बैठ जाए मिट्टी और पानी को हम अलग कर दे, इसे निस्तारण कहेंगे। तारण यानी तली, किसी वस्तु की तली यानी तारण, बैठ जाए, तली में बैठ जाए। ठीक? आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। फिगर आपने समझ लिया। यह सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में उपयोगी में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल, जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वो पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद दो अवयव ऊपरी परत पर बनता है, उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। इन तेल और पानी को आप मिला दीजिए, खूब मिला दीजिए, मिश्रित होगा नहीं, तेल ऊपर बैठ जाएगा और नीचे पानी हो जाएगा। फिर हम उसे दूसरे बर्तन में धीरे धीरे करके ऊपर तेल निकाल लेंगे। इसे ही कहते हैं निस्तारण। एक पदार्थ नीचे है और एक दूसरा ऊपर, ऊपर वाला हमने अलग कर दिया और नीचे वाला फिर दूसरे बर्तन में रहेगा, इसे निस्तारण कहते हैं। ठीक है। आइए फिर ऐसे ठोस या द्रव के मिश्रण, किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं, और अक्सर आप चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि उपयोग करके देखते हैं, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलता है, परंतु आप, क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी
अब भी मिलती है। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या आप चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? इस प्रक्रम को निस्यंदन यानी फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय में चाय की पत्तियां पृथक करने से निस्तारण और निश्चयन में से कौन सी विधि अच्छी है? अब मान लीजिए कि अवसादन में क्या होता है कि दो मिश्रित पदार्थ में से एक तो पानी में बैठ जाता है और दूसरा पानी में घुल जाता है और दूसरा नहीं घुलता, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, वो अवसादन हो गया। दूसरा, दो पदार्थ जैसे तेल और पानी मिश्रित नहीं होता, एक ऊपर आ जाता है और नीचे तली में चला जाता है, तो दोनों को अलग करने को निस्तारण कहते हैं। अब दोनों चीज मिला हुआ, जैसे चाय और चाय पत्ती, उसे आप निस्तारण या अवसादन द्वारा अलग कीजिए, फिर भी थोड़ी ना थोड़ी चाय पत्ती चली ही जाती है। अब उसको क्या करेंगे, किसी छलनी द्वारा हम अगर उसे छानते हैं तो क्या होगा, लिक्विड यानी चाय दूसरे बर्तन में चला जाएगा और छन्नी में चाय पत्ती रह जाएगी। इससे ही इस प्रक्रिया को ही निस्यंदन कहते हैं, यानी दो पदार्थ को छलनी द्वारा अलग किया जाए तो उसे निस्यंदन यानी फिल्टरकरण कहते हैं। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। आप हम सभी को हर समय पीने के लिए शुद्ध सुरक्षित जल मिलता है। कभी कभी नलों में गंदल का जल प्राप्त होता है। नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाब तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखते हैं कि आप पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। कहने का मतलब कि चलो ये तो आपने पढ़ लिया कि जल में घुलने के बाद अलग किया जा सकता है। अब दो तीन हम क्रियाकलाप करते हैं, दो तीन जगह का पानी लाते हैं। जैसे वैसा चापाकल का पानी ले जो गंदा निकलता हो, नया नया जब बोरिंग होती है तो गंदा पानी निकलता है। दूसरा, बरसात के दिनों में जो पानी इकट्ठा होता है उसे लाइए। तीसरा, जो नाले का है। ठीक, क्रियाकलाप पांच में हम करके इसका क्रियाकलाप पांच में हम करके देखेंगे। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए, यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ा मिट्टी मिला दें। इस आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया जाता है, अपने परीक्षण को लिखिए। मतलब पहले पानी लाइए, ये गंदा वाला, जहाँ नाले से या तालाब से या चापाकल जो गंदा पानी देता हो, तो उसे बर्तन में रख के छोड़ दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहिए, हिलाइए मत, थोड़ा भी मत हिलाइए, देखते रहिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना मिलाए गिलास को पूरा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेल। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? यानी बात देखिए, क्या क्या करें, गिलास करेंगे जब थोड़ा देर के बाद वही पैर जाके मिट्टी होती है पानी, पानी पर है कि इस पर क्या करें? पानी
पदार्थ होते हैं और नीचे बैठ गए फिर क्या करें? साबित क्या ये सोचिए अभी मैंने बनाया। अब इस पर अब जल को गिरा हिलाए गिलास को पूरा तिरछा खींचिए, गिलास को ऊपर से जल दूसरे गिलास को ऊपर करो। क्या पानी में वो बैठ गया ये हम सब दूसरे बर्तन में भी गिराएंगे तो क्या होगा? पानी अलग हो जाएगा फिर बैठा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत तरह है ये अवसादन। एक पदार्थ नीचे बढ़ जाए और एक ऊपर है विस्तारण। एक पदार्थ में पहली बैठक होती है उससे दूसरा पदार्थ बाहर निकाल। ठीक है यही जो मैं समझे। क्या दूसरे गिलास के जल अब भी पत्ती अथवा भूरे रंग का है? अब इसका देखिए ये अंदर कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्तार करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े से बुने हुए लोग वे तावों के बीच में छोटे छोटे से रंध्र होते हैं। कपड़े से भी छिद्र पर करके निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। एक छलनी की जगह आप कपड़े का भी उपयोग कर सकते हैं। निस्यंदक वो भी कहलाएगा, ऐसा बात नहीं को नहीं कहलाएगा। इसमें भी बहुत छोटे छोटे महीन छेद होते हैं। लेकिन अब मान लीजिए मिट्टी तो नीचे बैठ गई उस पानी में से, फिर भी पानी पीलापन रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अभी भी दूषित पदार्थ घुले हुए हैं। अब उसको अलग करने की विधि हम जानते हैं। यदि जल अब भी गंदा है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें आप भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर टिप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर के पत्र के ऊपर उड़ेल देते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तो फिल्टर पत्र पर भी रह जाते। और चलनी छन्नी में क्या होता है हम छेद इस पार से उस पार देख सकते हैं, इतने मतलब सूक्ष्म नहीं होते, वो आंखों से आसानी से दिख जाते हैं। लेकिन अगर उससे भी हम पतला कपड़ा ले जो बहुत गौर से देखने के बाद इस पार से उस पार दिखे। ठीक। अब एक होता है फिल्टर पत्र, पेपर की तरह होता है। वो इतना बारीक उसमें छेद होता है ना कि आप ऐसे नगन आंखों से देख नहीं सकते। उसमें से दूषित पदार्थ उस पर जा ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए एक किप लीजिए। ठीक है। एक स्टैंड में, ठीक है, एक किप को टांगिए और इसमें एक फिल्टर पर ऐसे गोल फिल्टर पर लीजिए और ऐसे मोड़ के बनाइए और इसमें डाल दीजिए और ऊपर से इसमें पानी डाल दीजिए। क्या होगा? जितने भी जल में घुले हुए पदार्थ हैं जो छानने से या उसे पानी को थोड़ा छोड़ देने के बाद भी अलग नहीं हुआ, अब वो यहाँ जाके बूंद बूंद करके टपकेगा और जितने भी अशुद्ध होंगे इसमें चिपक जाएंगे, पड़ी रह जाएंगे। ठीक है। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले से बीजों तक उसको को पृथक किया जाता है। इससे का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले इसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को एक मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। क्योंकि निस्यंदन का विधि बहुत जगह किया है। पनीर में निस्यंदन विधि बनता है। दूध में जब नींबू आप डाल देते दूध फट जाता है, पानी अलग हो जाता है और दूध के जो कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं। उसमें क्या करें कपड़े से अब छलनी छाना तो बाहर निकल जाएगा। कपड़े से बारीक कपड़े से उसे छाना जाता है, पानी को अलग किया जाता है और फिर उसे
पनीर बनेगा। आज यहाँ तक पढ़ लिए, अगली क्लास में हम वाष्पन पर, ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं।